बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूँ। और मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, पाकिस्तान की तारीख में ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी हो चुका है कि कुछ जजेस ने अपने फैसलों के ज़रिए बगावत की है और उन्होंने उस बेंच के दीगर जज साहिबान से इत्तफाक नहीं किया बल्कि अपना फैसला सुनाया। ऐसे वक्त में जब एक जज का खत और जिसको सपोर्ट किया 6 जजेस ने, और अगर ये कहा जाए कि 6 जजेस ने खत लिखा तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि नज़ला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक जज पर रेफरेंस की शक्ल में गिराया गया, धमकी दी गई कि वो इंस्टिगेटर था। हमने ये जो 6 जजेस के खत का मामला है, इसके ऊपर जो फैसला आया तहरीरी तौर पर, इसकी कुछ लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और जिस तरह से जो इख्तलाफी नोट लिखे गए हैं राय साहब, उनसे पता ही चलता है कि इस वक्त जजेस जो हैं उनका मूड क्या है और वो पाकिस्तान के निज़ाम और पाकिस्तान में जो उनके पेटी भाई हैं, जो उनके साथ जो कुछ हो रहा है, उसके हवाले से किस किस्म की राय रखते हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट हमें क्या बता रहा है और क्या सवाल जो है वो खड़ा कर रहा है। जस्टिस याहिया अफरीदी अपने नोट में लिखते हैं कि हाई कोर्ट्स आइन के तहत आज़ाद अदालतें हैं और आर्टिकल 184(3) यानी अज खुद इख्तियार, अगर आपने उसे इस्तेमाल करके कोई केस जो है वो लगा दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे जजेस और मातहत अदालतों की जो जज साहिबान है या उनकी आज़ादी है वो शायद कहीं सल्ब हो गई और इसका उसके ऊपर ज़रूर जो है वो असर पड़ेगा, नुकसान पहुंच सकता है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि 6 जजेस के खत में उठाए गए मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़ाब्ता अखलाक के तहत देखे जाएं, परखे जाएं, और आपने जो ऐनक लगाई है 6 जजों के सामने जो मुद्दा है, ये ऐनक उतार कर इसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजे और जो इल्जामात थे उनका जो जायजा है वो सिर्फ और सिर्फ मुनासिब प्लेटफॉर्म सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, ये बेंच नहीं है जिसके सामने आप चलकर आ गए। अच्छा, फिर उन्होंने अपने आप को, जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने आप को इस बेंच से अलग भी कर दिया है और ये राय साहब एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी है। जस्टिस अतर मलिल्ला साहब ने जो फैसला लिखा वो क्या लिखते हैं कि हम वज़ीर-ए-आज़म को तलब कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस बात का फैसला बाद में होगा, अभी नहीं कर रहे, बाद में करेंगे कि हमने वज़ीर-ए-आज़म को बुलाकर पूछना है और या नहीं पूछना। ये पता क्यों अहम है राय साहब? क्योंकि कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ साहब चैम्बर में गाड़ी दौड़ाते हुए गए थे प्रोटोकॉल के साथ, तस्वीरें आई थी, इलामिया जिस तरह का आया वो आपके सामने है। जब बातें शुरू हुई तो इलामिया भी आपको जारी करना पड़ा। तो वज़ीर-ए-आज़म को तलब आपने जो चैम्बर में किया, या वो आए या मुलाकात हुई, उसकी हैसियत और इस बेंच के सामने कौन सा अमल जो है वो किया जाएगा, दोहराया जाएगा, बुलाया जाएगा या पहले से मैच सेट कर दिया जाएगा। अतर मलिल्ला ने इंतहाई अहम सवाल उठा दिया। अब जो सवाल अदालत के सामने है उन पर भी राय देना मुनासिब नहीं। हाई कोर्ट जजेस का खत दिखाता है कि वो हर मुतलका फोरम पर गए लेकिन उनका मामला संजीदगी से इसका किसी भी इदारे की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया। आपने शिकायत लगाई, चीफ जस्टिस वॉज द राइट प्लेटफॉर्म, और आप उन्हें बीइंग द कस्टोडियन ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, दैट वाज योर प्रेरोगेटिव। क्या आप कहेंगे सर? ये देखें आपके अमले के साथ क्या हो रहा है। कुछ लोग आए, उन्हें धमकाया, दस्ती बम फेंके और पता नहीं क्या क्या कुछ किया, तो माई बाप कुछ करे, लेकिन उन्होंने कहा जी हमने कर लिया है, आप जरा तहम्मुल से काम लें, हमने कर लिया, आइंदा नहीं होगा ऐसा। अच्छा, कुछ दिन पहले ना मैं हाई कोर्ट के एक जज साहब ने ना एक वकील को 6 माह की कैद सुना दी राय साहब, और गम और गुस्से का ये आलम था कि वकील साहब ने कहा कि सर माफी दे दें, आइंदा नहीं होगा, लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं सुनी और उन्हें 6 माह के लिए जेल में भेज दिया गया। राय साहब, चीफ जस्टिस का ये कहना कि आइंदा नहीं होगा, इसको और उस वकील को जिसको 6 महीने की सजा सुनाई गई, जरा कंपैरिजन करके देखें कि जोर जो है वो कमजोर पे चलता है, जोर ताकतवर पर नहीं चल सकता। यहां पर तो उनके नाम लेने की भी इजाजत नहीं है और ना ही नाम लिया जाता है।
और ये सवाल अतर मिल्ला साहब ने उठाया भी है। फिर आज साहब अतर मिल्ला ये भी कहते हैं कि ये जो जज हैं, 6 जज विसल ब्लोअर का काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि और भी जजेस हैं जिन्होंने बात नहीं की और वो इस निज़ाम से ना कुछ कहना चाहते हैं ना गिला करना चाहते हैं, बल्कि वो लंबी तान के सोए हुए हैं और वो कहते हैं कि यार जैसा निज़ाम चल रहा है क्यों तंग करते हो, चलने दो, निज़ाम चलता रहना चाहिए चाहे जैसा भी हो। तो उनकी बात जो है वो शायद उनको भी शायद हौसला मिलेगा कि वो इनसे कुछ सबक सीख सकें। मेरे सादा से 2 सवालात हैं राय साहब, ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा? जज साहिबान के खतूत और एक जज का अलग हो जाना, अतर मिल्ला का मामलात को उस पर बहुत सारे सवालात खड़े कर देना, आपको मामला थमता हुआ नजर आ रहा है या फिर दाखिल दफ्तर होगा? सिर्फ डंग टपाव का काम है, दाखिल दफ्तर होगा? क्योंकि मेरी आज इस्लामाबाद के जो सुप्रीम कोर्ट को जो सहाफ़ी कवर करते हैं, बकौल उनके और जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनके बकौल इस केस का कुछ नहीं बनना, क्योंकि जज साहिबान जो हैं वो ये समझते हैं कि हम इदारे के साथ पंगा नहीं ले सकते, एक इदारे का दूसरे इदारे के साथ टकराव। और ख़ास तौर पे जो एक वाइब आई है गुफ्तगू से, जो मेरी जिनसे बात हुई, कि ये चीफ जस्टिस साहब भी शायद इतना दमखम नहीं है कि वो कुछ कर सके। और क्या हो सकता है, पैरामीटर्स तय करने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला वापस भी भेजा जा सकता है कि आप अपने डोमेन को इस्तेमाल करें, आपके पास तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार है, जाए जाकर उसका इख्तियार जो है उसको इस्तेमाल करें। और भाई हमारे पास ना आना कल से। राय साहब देखें आशमी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदालती मामलात के अंदर यानी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसले करवाने के लिए जो ISI की मदाखलत के मुतल्लिक़ इल्ज़ामात लगाए और जो इंकशाफात किए, इस हवाले से जस्टिस अतर मिनल्ला का जो एक इजाफ़ी नोट है, इसके 2 मज़ीद जुमले बड़े अहम हैं, क्योंकि मीडिया ने तो इन जुमलों को डाउन प्ले किया है। एक तो उन्होंने कहा कि ये जो ख़त है, ये ख़त ये दिखा रहा है कि इन जजेस ने जब इनके फ़ैसलों में मदाखलत की गई, यानी जिस तरीके से एक जज साहब के घर से ऑडियो डिवाइस बरामद हुई, वीडियो डिवाइस भी बरामद हुई, उसके साथ एक सिम भी मौजूद थी जो कि कुछ मैसेजेस को ट्रांसमिट कर रही थी। फिर एक जज साहब के बहनोई को अगवा किया गया और एक जज साहब जो कि मातहत अदलिया के जज हैं, उनके घर पर क्रैकर हमला भी किया गया। तो उन्होंने कहा कि जितने मुनासिब फोरम्स पर ये जज साहिबान अपनी आवाज़ उठा सकते थे, इन्होंने आवाज़ उठाई, लेकिन इदारे ने इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। अब इदारे से मुराद यहाँ पर अदलिया भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी है, और जिस इदारे पर यानी ISI पर जो इल्ज़ाम है, ये बात उसके मुतल्लिक भी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब जो बारे सबूत है, यानी इस वक्त बारे सबूत डाला गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान पर। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने एक तरह से शवाहिद भी पेश किए हैं, क्योंकि एक जज साहब के घर के अंदर जो कैमरा लगाया गया और उससे जो वीडियो रिकॉर्ड की गई, ये वीडियोस कुछ जज साहिबान के सामने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान के सामने चलाई गई हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जिनको आपने एन अलिफ आ मीम रे आमिर फारूक पढ़ना है, वैसे कुछ लोग इनको अलिफ मद आ मीम रे आमिर फारूक भी पढ़ते हैं, यानी जस्टिस आमिर फारूक जो आमरियत वाले आमिर होता है। तो जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने भी ये वीडियोस चलाई गई हैं। ये जज साहिबान ने अपने ख़त में लिखा। तो इसका मतलब यह है कि बारे सबूत अगरचे उनके ऊपर नहीं था, लेकिन उन्होंने ये सबूत भी फराहम कर दिया। तो जस्टिस अतर मिनल्ला अब अपनी इस इजाफी नोट के अंदर वो ये लिख रहे हैं कि बारे सबूत इंतज़ामिया के ऊपर था और उन लोगों पर था जिन्होंने सियासी मदाखलत की। इसका मतलब है कि वो ये कह रहे हैं कि कठपुतली हुकूमत पर और ISI के ऊपर ये बारे सबूत था कि वो ये सबूत दें कि ये मदाखलत नहीं हुई और ये जज साहिबान गलत कह रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि असगर खान केस को देख लिया जाए तो पता चलता है कि ये सियासी मदाखलत होती रही है।
जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में इसी अदालत ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, ये भी जस्टिस अतर मिनल्ला ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रेफरेंस में, उसमें भी ये तस्लीम कर लिया गया है कि जो आपकी आर्मी की एजेंसीज हैं, इनकी पाकिस्तान के अदालती मामलात में मदाखलत रही है। तो उन्होंने अपने इस इजाफी नोट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जजेस को इंसाफ ना मिलने के हवाले से जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब को एक याद दहानी करवाई है कि ये 6 जज साहिबान ठीक कह रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तौर पर हमें ना सिर्फ ये कि इनकी दादरसी करनी चाहिए, बल्कि इस तरह के वाक़यात को ख़त्म करने के लिए हमें कोई बोल्ड डिसीजन लेना चाहिए। अब जो जस्टिस याहिया अफरीदी के बेंच से अलग होने के मुतल्लिक जो 3 अहम पॉइंट आपने पढ़े, इसके अंदर 2 मज़ीद पॉइंट्स बड़े अहम हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी बेंच से अलग हुए हैं, इसके ऊपर कुछ सवालात भी खड़े होते हैं, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर ये होनी चाहिए हियरिंग, ये एक अलग मामला है, लेकिन इसके ऊपर एक फुल कोर्ट जो है, फुल कोर्ट इसका बनना बड़ा लाजिम है, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है इसके सरबराह हैं जस्टिस फ़ायज़ ईसा, और उसके बाद फिर जस्टिस मंसूर अली शाह एक सीनियर मेंबर के तौर पर, एक सीनियर जज के तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं। इसी तरह जो हाई कोर्ट्स के 2 सीनियर 3 चीफ जस्टिस साहिबान हैं, वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं। अब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस फ़ायज़ ईसा, इन दोनों पर तहरीक इंसाफ का अदम एतमाद है, और जिन जज साहिबान ने ये ख़त लिखा है उनके मुतल्लिक भी इस तरह का तासुर है कि उनका भी इन दोनों जजेस के ऊपर अदम एतमाद है, क्योंकि जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब के मुतल्लिक तो सबको पता है कि उनके फैसले हमेशा इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आते रहे, और ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का ख़त है, ये स्पेसिफिक इमरान खान साहब के केसेस के मुतल्लिक है कि इन केसेस में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फैसले करवाने के लिए हम पर दबाव डाला गया। तो इसलिए ये फुल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट है, उसके लिए इस केस को सुनना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कन्वीन करने का अख्तियार भी जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब के पास है, लेकिन उसके अंदर जो एक ट्विस्ट है वो ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो हियरिंग है, इसको हाशमी साहब पब्लिक नहीं किया जाता। ये हियरिंग जाके ऐसा नहीं है कि जाके सहाफ़ी वहाँ बैठ जाएंगे और वहाँ पर जितनी आज़ादी के साथ सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट की या लार्जर बेंच की या 1 रुकनी 2 रुकनी जितने भी रुकनी बेंच हो, उसकी हियरिंग के हक़ाइक़ सामने आते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो हियरिंग है उसमें हक़ाइक़ इस तरह से सामने नहीं आते। तो पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर, जिनकी मकबूलियत पर मोहर सख्त हो गई फरवरी 2024 के इलेक्शन में, उनको सज़ाएं दिलवाने के लिए ISI की मुदाखलत पर ये जो ख़त लिखा गया, ये सिर्फ इमरान खान के मुतल्लिक मामला नहीं है। इसका मतलब यह है कि हर सियासी मामले के अंदर या हर अदालती मामले के अंदर मुदाखलत होती है तो सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस के मुतल्लिक तो सब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अदलिया के वालिद होते हैं। तो इसलिए ये केस सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। जस्टिस याहिया अफरीदी जो बात कर रहे हैं, ये एक डाइवर्जन भी हो सकती है कि इस वक्त जो एक लार्जर बेंच बना है ये भी ये फैसला ना सुनाए, क्योंकि लार्जर बेंच के अंदर भी जो जज साहिबान शामिल हैं, अगरचे जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा को भी इस बेंच में शामिल करना चाहिए था, और ये दोनों आने वाले चीफ जस्टिस भी हैं, उनको भी शामिल करना चाहिए था। लेकिन लगता ऐसा है कि ये जो इस वक्त लार्जर बेंच का हिस्सा है, इनके लिए भी नामुमकिन है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जजेस के खिलाफ डिसीजन दे दें, या ये कह दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जजेस के इल्ज़ामात गलत हैं। इनके लिए भी मुश्किल है, क्योंकि इनकी साख तबाह हो जाएगी। अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उनको जो कटहरे में लाने के लिए एक भोंडा सा रेफरेंस दायर किया गया है, इसमें बजाय इसके कि अगर आपके पास उनके मिसकंडक्ट के मुतल्लिक कोई शवाहिद है वो पेश किए जाएं, एक मिस्टीरियस करैक्टर को लॉन्च करवा के ये कहा गया कि उन्होंने बाकी जज साहिबान को उकसाकर ये ख़त लिखवाया और रियासत मुखालिफ इकदाम उठाया। इसका मतलब यह है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के अदरवाइज किसी किस्म के मिसकंडक्ट के मुतल्लिक कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, और ये एक और बड़ी मदाखलत है अदालती मामलात के अंदर।
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर ये रेफरेंस दायर हुआ है। सबसे पहले तो चीफ जस्टिस साहब को ये जो वकील साहब हैं जिन्होंने ये रेफरेंस दायर किया उनको बुलाना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि आपकी जुर्रत कैसे हुई कि मेरी हाई कोर्ट के एक जज के खिलाफ जब उन्होंने आईएसआई की अदालती मामलात में मुदाखलत के मुतल्लिक खत लिखा, उसको हम सुन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट सुन रही है 184(3) के दिन। आपको याद होगा कि सरदार तारिक मसूद साहब के खिलाफ भी एक जुडिशियल रेफरेंस गया था, तो जिसने वो दायर किया था तो इन्होंने बुलाकर काफ़ी ज़्यादा उन्हें जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने काफ़ी ज़्यादा डराया धमकाया भी था। तो राय साहब ये तो काजी साहब कभी भी बुलाकर नहीं पूछेंगे, और बल्कि वो तो चाहते हैं कि ये जो प्रेशर उनके ऊपर डाइवर्ट हुआ, अगर आपको याद हो पहले दिन समाअत हुई लाइव टेलीविजन पर, वो दिखाई भी गई बीटीवी के ऊपर, और सवालात पूछे गए उनसे। इस कार्रवाई के बाद सहाफ़ी भी हमें जो अटॉर्नी जनरल साहब पेश हुए उनसे भी लोगों ने पूछा, लेकिन तासुर ये नजर आया राय साहब कि काजी फायज ईसा साहब जो है वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे थे। इससे पहले भी ये हुआ, और जो उनकी मिसेज हैं उनके बारे में भी, सरीना ईसा के बारे में भी अटॉर्नी जनरल जो हैं वो जनरल फैज हमीद साहब का नाम लेकर कहते रहे कि आपको भी तो आप क्या मुश्किलात उठाना पड़ी, तो उन्होंने कहा कि आप मेरी बात छोड़ें। तो राय साहब जब घर का सरबराह ही चाहेगा नहीं कि उसके घर के बाकी अफराद की हिफाजत हो, तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ एक तरह से इंतजार करवाया जा रहा है, और ये 6 जज साहिबान को मुझे तो इंसाफ मिलता हुआ जो है नजर नहीं आता है। हैविंग सेड दैट राय साहब, मैं चाहूंगा कि आप इस पर भी क्विकली कमेंट कर दें, और अदलिया एक तरह से हमें तकसीम नजर आती है, लेकिन दूसरी तरफ राय साहब ये जो खान साहब की जो मुलाकात वाला मामला है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो बुशरा बीबी से मुलाकात का टाइम जो था, जो तय किया गया, वो उस टाइम पर मुलाकात नहीं होती और खड़ा रखा गया, और फिर कुछ चीजें ऐसी सामने आई जिससे इस रियासत की जो असल में इनकी जो शक्ल है वो हमें नजर आ रही है। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का मामला तो एक तरफ है ना, वो जो कुछ कर रहे हैं अपनी अदालत के साथ, पाकिस्तान में लॉलेसनेस जो है, अब ये शायद आई थिंक दिस इज द ऑर्डर ऑफ द डे एंड इट इज वेरी कॉमन। कानून की हुक्मरानी आपको नजर नहीं आएगी। जज ऑर्डर देते हैं कि इमरान खान की मुलाकात करवाई जाए, मुलाकात नहीं होती, तो इन्हें अदालत की दरखास्तें जाती हैं, उस पर कार्रवाई होती है, मजीद वक्त गुजर जाता है और उस पर भी अमल दरामद नहीं होता। खान साहब का नमाज पढ़ना, पहरे में अल्लाह अकबर की सदाएं, ऐसा ये कश्मीर बना दिया इन्होंने इसे फलस्तीन बना दिया। इन्होंने क्या किया मुसलमानों के साथ, और एक मुसलमान को नमाज ना पढ़ने देना। आपको पता है कि हुआ असल में क्या है, पहले खबर ये आई जिस रात यानी चांद रात को कि इमरान खान को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके ऊपर सदर आरिफ अलवी साहब ने एक ट्वीट किया, और उन्होंने बाकायदा तौर पर जो असीर माल्टा एक किताब ऑब्वियसली, और बाकायदा उसमें बताया गया था कि अंग्रेजों ने किस तरह से जुल्म करते हुए एक नमाज से रोका। पाकिस्तान बनाने वाली शख्सियात में से एक बहुत ही अहम शख्सियत है उन्हें, और फिर उसके बाद उन्हें 1920 में रिहा करना पड़ा। 4 बरस तक आपने रखा उन्हें अपनी जेल में मेहमान बनाकर। यही कुछ हमने खान साहब के मामले में भी देखा। अच्छा, इसमें ना कुछ ट्वीट्स बड़ी इंटरेस्टिंग हुई हैं। हामिद मीर साहब ने जी एक ट्वीट की, और इस पे वो क्या कहते हैं कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को नमाज ईद अदा करने की इजाज़त नहीं मिली। उलमा कराम से पूछना था कि एक मुसलमान को ज़बरदस्ती नमाज ईद की अदायगी से रोकने वालों के बारे में शरई हुक्म क्या है। अच्छा, खबर आई इसके बाद कि नमाज की इजाज़त दे दी गई। अलवी साहब फिर आए, उन्होंने ट्वीट में लिखा कि शुक्र है चलें किसी ने हमारी बात तो मानी, लेकिन असल कहानी जो सुनाई है वो मेहरबानों ने सुनाई। मेहरबानों कुरैशी जो शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी है, उन्होंने जवाब में लिखा कि मेरी शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान से मुलाकात हुई। उनके मुताबिक उन्हें ईद की नमाज अदा नहीं करने दी गई। और पाकिस्तान का मीडिया कहता है, यानी ये मीडिया हिस्सा बन गया उस प्रोपेगेंडे के जो इमरान खान के खिलाफ किया जा रहा है, और उस प्रोपेगेंडे में बाकायदा तौर पे ये कहा गया कि खान साहब ने नमाज जो है पढ़ी है। लेकिन राय साहब अब पता ये चल रहा है
कि नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। मुलाकात के बाद पाकिस्तानी अवाम को ये ज़रूर बताना चाहती हूँ, उन्होंने कहा अपने पैगाम में कि इमरान खान साहब और मेरे वालिद शाह महमूद कुरैशी साहब को गुज़श्ता रोज़ ईद नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। वो दोनों फजर से उठे हुए थे, तैयार भी थे, मगर उनको ईद की नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि शायद रियासत पाकिस्तान का दिल इतना बड़ा नहीं है। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हमें मुलाकात की इजाज़त भी आसानी से नहीं मिली। हमने कोर्ट से रुजू किया और इसकी बुनियाद पर मिन्नतों के बाद ईद मिलने की इजाज़त दी गई और हमने अडयाला जाकर उनसे मुलाकात की। हमने सोचा कि हमें उनके साथ लंच करने दिया जाएगा। हम घर से तैयारी करके गए थे। मेरे बच्चों ने अपने नाना के लिए मीठा बनाया था। हम अपने साथ खाना लेकर गए, मगर हमें खाना अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं दी गई, ना ही हमें उनके साथ ईद का लंच करने का मौका मिल सका। मैं मुलाकात के बाद काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ा, हालांकि हम इजाज़त के बाद गए, लेकिन हमारी गाड़ी को रोक लिया गया, पैदल चलना पड़ा। और फिर अल्लाह का शुक्र है कि आज ईद के मौके पर ईद का जो हमारे दिलों का चांद है वो हमें नज़र आ गया। राज साहब, इस पर मुजम्मिल असलम ने भी लिखा कि पीटीआई हुकूमत में इमरान खान के मुशीर वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में सियासी कैदियों को ईद की नमाज से महरूम किया गया। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, इजाज चौधरी और उमर चीमा साहब, शायद ये सब कुछ गैर मुस्लिम ममालिक के कैदियों के साथ ना होता। आपने कुलभूषण, मुझे ये जो जिसे पकड़ा था राय साहब, मैं उसका हमेशा नाम भूल जाता हूँ, जो पायलट आया, आपने उसे तो इंडिया के हवाले कर दिया, लेकिन अपने लोगों के साथ आप क्या कर रहे हैं? आप उन्हें नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दे रहे। इससे ज्यादा किसी शख्स की, मुसलमान की तजलील क्या होगी सिक्योरिटी के नाम पर? अगर आप दूसरी तरफ, मैं चाहूंगा बल्कि आप ही बताएं हमें कि नवाज शरीफ साहब के साथ क्या कुछ होता रहा। मुशक्कती भी मिले, नमाज लिस्ट, खानदान के लोग, खाना, और किस किस्म की अयाशी जो है वो जेल के अंदर होती थी। राय साहब, जो जरदारी साहब ने अयान अली के लिए जो जेल में जो कमरा बनाया था, पता ये चला कि ये बाद में मरियम को दिया गया और मरियम वहां पर रही, तो तमाम आसाइशें तो दी गई हैं, तमाम सहूलियात दी गई, लेकिन इमरान खान को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। राय साहब, देखें हाशमी साहब, ये किसी भी कैदी, ख़ास तौर पर किसी भी सियासी कैदी के साथ होने वाला पहला वाक़या है कि उसको ईद की नमाज भी ना पढ़ने दी जाए। इस किस्म का वाक़या इससे पहले किसी भी सियासी कैदी के साथ नहीं हुआ, यहाँ तक कि जो आम कैदी हैं उनके साथ भी नहीं, और जो कैदी बड़े संगीन तरीन जराइम में मुलव्विस होते हैं, संगीन तरीन जराइम में जो कैद होते हैं, उनके साथ भी कभी ये वाक़या नहीं हुआ कि उनको नमाज ना पढ़ने दी जाए। ख़ास तौर पर ईद की नमाज के लिए तो जेलों के अंदर बाकायदा एक स्केड्यूल बनाया जाता है, ये स्केड्यूल जो है अनाउंस भी किया जाता है, और ये एक, आप कह लें कि इमरान खान साहब को या शाह महमूद कुरैशी के मुतल्लिक ये जो पहले खबर आई कि उनको नमाज की अदायगी नहीं करने दी जाएगी, ये असल में अपनी जानिब से खौफ फैलाने की कोशिश की गई। लेकिन इसका भी, चूँकि स्क्रिप्ट राइटर हमेशा इतने कमज़ोर होते हैं या स्क्रिप्ट लिखने वाले इतने बेवकूफ़ होते हैं कि उनको पता नहीं है कि इसका रद्द-ए-अमल क्या आएगा। यानी एक आम कैदी को भी अगर नमाज ना पढ़ने दी जाए तो उसका क्या रद्द-ए-अमल आएगा, और जो पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है उसको नमाज ईद अगर अदा ना करने दी जाएगी तो उसका क्या रद्द-ए-अमल आएगा, इसका किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया। हालांकि इसका अंदाज़ा लगाने के लिए सिर्फ एक कॉमन सेंस की ज़रूरत थी। अच्छा, वहाँ पे कौन सी इमरान खान साहब की तस्वीर बाहर आ जानी थी अगर इमरान खान साहब को नमाज ईद पढ़ने दी जाती? इमरान खान साहब की कौन सी वीडियो बाहर आ जानी थी? लेकिन ये इनकी एक तरह से बौखलाहट का सबूत भी है। अब हाशमी साहब, चूँकि ये हुकूमत फार्म 47, जो जाली फार्म 47 है, उनके ऊपर बनी हुकूमत है, तो इसके ऊपर दो बड़े एतराफ़ात कर लिए गए हैं GHQ के हवाले से, और राना सनाउल्लाह जो हैं ये इस वक्त GHQ के साथ बड़ी छेड़छाड़ भी कर रहे हैं और अपनी पार्टी के भी पोल खोल रहे हैं, और इनको किस तरीके से इक़्तिदार में लाया गया है इस हवाले से ये GHQ के भी, आप ये कह लें कि उनकी नवाज़शात थी, लेकिन ये उनके भी राज खोल रहे हैं। क्योंकि 3 शख्सियात हैं जिनके मुतल्लिक ये समझा जाता है कि GHQ की करीबी शख्सियात हैं। इनमें से एक शख्सियत को तो हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कहने वाले कहते हैं कि ISI के हेडक्वार्टर जो इस्लामाबाद में है वहाँ पाए जाते हैं। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ लॉन्च भी किया गया, यानी फैसल वाउडा। तो इनके मुतल्लिक
नून लीग और पीपल्स पार्टी ने, जिनकी हमेशा आपस में पीपल्स पार्टी और एमकेएम जिनकी आपस में हमेशा सियासी चपकलिश नहीं बल्कि सियासी दुश्मनी इस हद तक रही कि ये एक दूसरे की जान के दुश्मन भी हो गए, इन्होंने मिलकर वोट दिया, फैसल वाउडा के सेनेटर बनाया। अनवारुल हक काकड़, जिनका ताल्लुक नून लीग से नहीं था, पीपल्स पार्टी से नहीं था उस वक्त, उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। तो अब ये कहते हैं राना सनाउल्लाह कि ये दोनों एक ही कबीले से हैं, यानी जीएचक्यू की जानिब से इन दोनों को लाया गया है। और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मुतल्लिक ये कहते हैं कि इनको भी इनका कज़न समझा जाए, यानी ये भी जीएचक्यू की तरफ से लाए गए हैं। इसका मतलब है कि इस बात की तस्दीक कर दी गई कि इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना जीएचक्यू ने और फ़ौज ने नहीं बनने दिया और मोहम्मद औरंगज़ेब को लाया गया। फिर वो ये भी कहते हैं कि जो वज़ीर दाखिला हैं उनके मुतल्लिक भी एक दफ़ा उन्होंने पहले कहा कि शहबाज शरीफ को उनसे दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि आंखें ना दिखाएं, लेकिन उन्होंने तासुर ये दिया कि ये भी हमने, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी की चॉइस नहीं है या हुकूमत में शामिल जमातों की चॉइस नहीं है, ये भी इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस है। तो इसका मतलब यह है कि इस वक्त राना सनाउल्लाह ये गवाही दे रहे हैं कि ये एक जाली हुकूमत बनी है, जाली तरीके से ये हुकूमत में आए हैं और अब फिर इस्टेब्लिशमेंट अपने पत्ते खुद खेल रही है। जो अहम ओहदे हैं वहाँ पर तैनातियाँ भी इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है और इस हुकूमत के हाथ पांव बंधे हुए हैं। लेकिन हाशमी साहब, इसके अंदर सवाल ये पैदा होता है कि राना सनाउल्लाह ये जो सारी इस वक्त जीएचक्यू के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये इस वजह से कर रहे हैं कि इनको पता है कि पहले भी इनकी हुकूमत ने परफॉर्म नहीं किया था, यानी शहबाज शरीफ की जो हुकूमत बनी थी रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद। तो अब हम ये कहें कि हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं, वज़ीर ख़जाना भी इनका है, वज़ीर दाखिला भी इनके हैं और इसी तरह सेनेटर फैसल वाउडा भी इनकी तरफ से लाए गए हैं। तो हमारी जो सारी नाकामियां हैं, हम इसका मलबा डालें इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, जो सियासी अदम इस्तेकाम है उसका मलबा डालें इस्टेब्लिशमेंट पर। ये कहें कि इमरान खान साहब को एक हफ्ते में 3 सज़ाएँ सुनाकर हमें नुकसान पहुंचा दिया गया, तो ये एक नया बयानिया बनाने की कोशिश है ताकि सारा मलबा इस्टेब्लिशमेंट पर डालकर हम बच जाएं, हम कहें कि हम तो बड़े बेबस थे। तो इससे इस्टेब्लिशमेंट को भी सबक सीखना चाहिए कि उन्होंने किन के ऊपर एहसान किया है। मैंने खुर्शीद शाह साहब का जब इंटरव्यू किया बतौर सहाफ़ी, तो उन्होंने एक ऐसा जुमला बोला जो हमेशा मेरे जहन में नक्श हो गया। खुर्शीद शाह साहब ने मेरे साथ इंटरव्यू में कहा कि ये जो नून लीग है इसको पीपल्स पार्टी बहुत पुराना जानती है, बीबी शहीद के दौर से। उन्होंने कहा कि जब ये मुश्किल में होते हैं ये आपके पैर पकड़ लेते हैं, जब इनकी मुश्किल ख़त्म होती है ये आपका गिरबान पकड़ लेते हैं। तो इसलिए अब चूंकि इनको इलेक्शन से पहले इस्टेब्लिशमेंट की ऑल आउट सपोर्ट चाहिए थी, इनको पता था कि ये 2 नशिस्तें भी हासिल नहीं कर सकेंगे। उस वक्त इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के पैर पकड़े हुए थे कि हमें किसी तरीके से जितवाएं। इमरान खान साहब ने हमें निशाने इबरत बना दिया है और हम इमरान खान साहब के मुकाबले में 2 नशिस्तें भी, एक आलमी इदारे की रिपोर्ट है कि 2 नशिस्तें भी ये नहीं जीत सकते थे। जाहिर है कि नवाज शरीफ अपनी दोनों नशिस्तें हार गए, तो और किसने नशिस्त जीतनी थी नून लीग के अंदर। अब जब इनकी हुकूमत बन गई है, इनके ऊपर नवाज़शात हो गई हैं, इनके मुकदमे सारे ख़त्म हो गए हैं शहबाज शरीफ के, मरियम नवाज के, तो अब इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का गिरबान पकड़ना शुरू कर दिया है और उसके लिए राना सनाउल्लाह को लॉन्च किया गया है और वो इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ताकि सारा मलबा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाला जाए। एक और वीडियो हाशमी साहब बड़े मज़े की वायरल हुई है जो कि मरियम नवाज की एक सहेली खातून की है, क्योंकि कहा जाता है कि मरियम नवाज की वजारत आला असल में एक टिकटॉक अकाउंट है जिसको 3-4 खवातीन मिलकर चला रही हैं। तो इनसे सवाल किया गया, ये अज़मा बुखारी साहिबा की वीडियो है, ये मरियम नवाज के जो बड़े शाहाना किस्म का उनका लाइफ स्टाइल है। आपको पता है कि एक कार बनाने वाली कंपनी ने इनको एक बैग गिफ्ट किया था और मैं अपने फैमिली के साथ मिलान में था, तो मैंने वहाँ पे उस बैग की कीमत पूछी हाशमी साहब उस स्टोर से, क्योंकि वो बड़ी कंट्रोवर्सी बनी कि ये बैग रिश्वत के तौर पर दिया गया है, क्योंकि एक कारोबारी इदारा अगर मरियम नवाज को एक कीमती हैंड बैग गिफ्ट कर रहा है तो इसके ऊपर सवालात तो उठेंगे। उस वक्त उनके पास कोई सरकारी ओहदा भी नहीं था, वो चीफ मिनिस्टर भी नहीं थी, अगरचे नून लीग के वफाक में हुकूमत थी। तो मैंने वहाँ से उस बैग की कीमत पूछी तो वो पाकिस्तानी रुपयों में 13 लाख रुपए कीमत थी उस हैंड बैग की, 13 लाख रुपए।
तो मरियम नवाज़ को तो इतने महंगे महंगे हैंड बैग्स कैरी करने की आदत है, तो उनके शाहाना लाइफस्टाइल के मुतल्लिक जब सवाल पूछा गया तो अज़मा बुखारी ने कहा कि मरियम नवाज़ तो इतनी मासूम है कि 500-600 रुपये का जोड़ा, यानी कपड़ों का 500-600 रुपये का जोड़ा जो आम बाज़ार से मिलता है, ये जोड़ा वो ज़ेब तन करती हैं और ये इस किस्म के जोड़े वो पहनती हैं। अब चूँकि मरियम नवाज़ के ऊपर तनकीद बड़ी हो रही थी कि आप लाखों रुपए के जोड़े पहनकर अवाम में जाती हैं, कहने वाले कहते हैं कि एक बड़ी लंबी चौड़ी टीम है जो उनकी आराइश व ज़ेबाइश करती है उनके निकलने से पहले या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले। तो इस हवाले से ये अज़मा बुखारी साहिबा जो हैं, इनके ऊपर भी बड़ी तनकीद हो रही है। मौलाना तारिक जमील साहब के मुतल्लिक भी एक अहम खबर क्विकली हाशमी साहब शेयर कर दूँ। मौलाना तारिक जमील साहब के 2 वीडियो क्लिप्स जो हैं वो इमरान खान साहब के हवाले से वायरल हैं। एक वीडियो क्लिप में उनसे एक सवाल किया गया कि इमरान खान साहब के मुतल्लिक जिस तरह से उनको सज़ाएं सुनाई गई और जिस तरह से उनको कैद में रखा गया, इस पर आप क्या कहते हैं? तो इस पर उन्होंने कहा कि ये खबीस जब मरेंगे, ये उनके अल्फाज हैं, तो तब उनको पता चलेगा, यानी इमरान खान साहब के साथ कितना जुल्म हो रहा है। इन हुक्मरानों के मुतल्लिक उन्होंने खबीस जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के अवाम में, पाकिस्तान के उलमाए कराम में, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में, जैसे 6 जज साहिबान ने ख़त लिखा, पाकिस्तान के वकला में, पाकिस्तान के दानिश्वरों में, असल सहाफ़ियों में, और ओवरऑल किस किस्म का रिजेंटमेंट है इन हुक्मरानों के ख़िलाफ़। और जो कुछ पाकिस्तान के सबसे बड़े पार्टी के लीडर और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का जो मैंडेट चुराया गया है, यानी अवाम का जो मैंडेट चुराया गया है, इस पर कहाँ कहाँ पे किस किस्म का रिजेंटमेंट है कि मौलाना तारिक जमील साहब भी इस किस्म के अल्फाज बोल रहे हैं।